गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम 12th पोर्शन उठाए हैं फिजिक्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 कंप्लीट किया था। मैं आपको बता दूं, जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक है हम ये 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो इस पार्ट को हम नाम दिए हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गॉस थ्योरम का एक बल्क है, जिसके अंदर बेसिकली टोटल 11 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, फोर्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, फिफ्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, सिक्स पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, सेवेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एट्थ से जो आपका पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 8 से आपका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ये आपका गॉस थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये पूरा जो पोर्शन है ये सब गॉस थ्योरम वाला पार्ट है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। उसके बाद कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, यानी कुलम्स लॉ को हम कैसे डिराइव करें यूजिंग गॉस थ्योरम, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम देखेंगे, जिसमें हमारे पास बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका इनफाइनाइट चार्ज रॉड, दूसरा प्लेन शीट एंड तीसरा स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर आपके सामने इस समय स्क्रीन पे है, वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसे आप वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। ठीक है, अब सिंस जो वर्क डन हम जब कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसको हम बाय द हेल्प ऑफ डीएल के इंटीग्रेशन, यानी इन टर्म्स ऑफ डीएल हमें इंटीग्रेट करना होता है, इसीलिए इसे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो देखिए, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, यानी वर्क डन अगर हम देखें, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर आप मूवमेंट करते हो, यानी उस पॉजिटिव जो चार्ज है उसको अगर आप मूव करते हो किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर 2 पॉइंट के बीच में, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, उसी को हम यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज हमें बहुत क्लियर है कि हमेशा जो वर्क डन हमें करना होगा, बेसिकली वो हमें कैसा करना होगा, एक नेगेटिव वर्क डन करना होगा। क्योंकि हम जब भी इसे हम डिफाइन करेंगे, तो आप देखिए हम WAB यानी वर्क डन, तो यहां से एक बार फिगर देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक करेस्पॉन्डिंग प्लस क्यू चार्ज है और मैंने किसी क्यू नॉट को मूव किया ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए वेक्टर है एंड बी का पोजीशन वेक्टर आर बी है। तो अगर मैं इसे वर्क डन के टर्म में देखूं, तो मैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कर सकता हूं, और दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी एल। देखिए, होता क्या है, वर्क डन का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, एफ एक्स होता है। ठीक है, और F को आप क्या लिख सकते हो, QEX लिख सकते हो। इज इट क्लियर? बहुत ध्यान से देखिए, QEX, यानी कि अगर मैं यहाँ पर Q जो कि हम ब्रिंग कर रहे हैं उसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दें, तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा वो हमारा EX बनेगा। और अगर हमने बहुत छोटा सा लेंथ DL लिया है, तो हमारा वर्क डन विल बी EDL। एंड वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे, और उसका जब हम लाइन इंटीग्रल करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, दैट इज WAB। ठीक, अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि दी क्यू नॉट बी दी टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स F को आप लिख सकते हो क्यू नॉट ई एक्स ऑन टेस्ट बॉडी ड्यू टू सोर्स बॉडी क्यू। जो आपका सोर्स है ये कितना लगा रहा है, क्यू नॉट पे एक फोर्स लगा रहा है, जो कि इक्वल होगा क्यू नॉट ई के बराबर, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। और ये इंपॉर्टेंट करने वाली पॉइंट है कि ये क्या करेगा, ये चार्ज को एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। अब इस एक्सेलरेशन को रोकने के लिए ऑब्वियसली आपको एक फोर्स
अप्लाई करना पड़ेगा, और उस फोर्स की वजह से जो आप वर्क डन करोगे वो कैसा करोगे, नेगेटिव करोगे। तो हेंस जो टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द टेस्ट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी will be given as WAB is equal to integral of dW, which can be further written as integration A to B E dot dl। and अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमने इंटीग्रेट किया इसे कहां से कहां तक, RA से RB तक। एक काम करता हूं, ये जो स्टेप है ये एक फाइनल स्टेप है, इन बिटवीन स्टेप में यहां पर लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो अगर आप देखो तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने Q नॉट, ठीक है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो R स्क्वायर था यानी R माइनस 2 DL के टर्म्स में हमने इंटीग्रेट किया था, कहां से कहां तक, RA टू RB तक। और आपको पता है जब हमें इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट आएगा यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी WAB इक्वल टू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA, ठीक है। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, तो WAB विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट DL A टू B, दैट इज फर्दर रिटन एज Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड है। देखिए, अगर हम पहला कंक्लूजन देखें तो क्लियरली जो ये इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन क्या दिखा रहा है, हमें ये शो कर रहा है कि वर्क डन इन मूविंग a test charge from a point A to another point B along any path AB in an electrical field due to positive Q depends only on position of these points। आप देख रहे हो किस पे डिपेंड कर रहा है, RA एंड RB पर। और याद होगा हमने यहाँ पर चार्ज रखा था और Q नॉट को हमने कहां से कहां ले गए थे, A टू B ले गए थे, A से कहां तक ले गए थे बच्चों, B तक। तो जो पहला पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर RA वेक्टर था, और जो दूसरा पॉइंट था जहां हम B पॉइंट ले गए थे उसका पोजीशन RB वेक्टर था, और इसी के मैग्नीट्यूड पर आप देख रहे हो कि वर्क डन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी ये अगर आप ध्यान दो तो RA और RB पर ये डिपेंड कर रहा है, ना कि ये RAB पर और ना ही RB पर। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि दो पॉइंट के बीच का जो पाथ है, यानी दो पॉइंट का जो एक्चुअल पाथ है जिससे आप चार्ज को ले गए थे उस पे ये डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यानी कि जो आपका वर्क है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ ऑन विच आप किसी चार्ज को मूव किए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। तो याद रखना, जो भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी ऐसी सिस्टम, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसी क्वांटिटी को हम कंजर्वेटिव क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंजर्वेटिव फोर्स हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फील्ड। और अगर आपको बोला जाए कि वाई, रीजन पूछा जाए तो रीजन होगा बिकॉज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो। ऑब्वियसली अगर मैं लेट सपोज मैंने एक क्लोज पाथ ले लिया, ध्यान से देखना ABCD, और मैंने कोई चार्ज लिया और उसको मैंने किसी, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर मैं इस चार्ज को A टू B ले जाऊं, B से C ले जाऊं, C से D ले जाऊं और D से A ले जाऊं, तो आप देख रहे हो अगर मैं वर्क डन देखूं तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू में X, और जो क्लोज पाथ है, क्लोज लूप के अंदर जो हमारा वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया क्लोज लूप के अंदर, कुछ भी नहीं। तो वही चीज हम यहां पर डिफाइन करते हैं कि एज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव है, तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर आप क्लोज पाथ में वर्क डन निकालते हो तो रिजल्ट विल बी जीरो। याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी फॉलोड होता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी फॉलोड होता है, क्योंकि दोनों ही फील्ड
हमारे कंजर्वेटिव फील्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट आपको लिख लेना है, समझना है ध्यान से, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। स्टैटिक का मतलब जो चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, जो पाथ के रिस्पेक्ट में वेरीज नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाइन इंटीग्रल आप कर रहे हो ऐसे फील्ड का जो चार्ज के मूवमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी चार्ज के मूवमेंट पे वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। कहने का मतलब अगर आपका जो फील्ड है वो कांस्टेंट है तो आप ये बात कह सकते हो कि यस, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इज जीरो। लेकिन अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मान लीजिए 3t², कुछ ऐसे टर्म्स में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां पर आप क्लोज इंटीग्रल करोगे तो वो जीरो नहीं होगा, यानी नेटवर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहीं से हमारा अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज से आप मूव कर रहे थे, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे थे। अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी को आप कह सकते हो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज विद इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो कि आप मूव कराए हो। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन होता है पोटेंशियल का। तो यहां से हम इसे वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या डिटरमाइन करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर भी डिटरमाइन करता है। देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि फिजिक्स में कभी भी कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जाती है। अब हाई से लो, देखिए हाई से लो कहने का मतलब यहां पर बेसिकली पोटेंशियल वर्ड से हम चीजों को डिटरमाइन करते हैं। यानी कोई भी बॉडी, अगर कोई भी चार्ज का मूवमेंट है तो हम हमेशा क्या कह सकते हैं कि जो चार्ज का मूवमेंट है वो हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंक्लूज किए हैं। दैट इज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर नोट करिएगा। अगला, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यस, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होती है, डिपेंड करता है पोटेंशियल पे। तो कितना ज्यादा कोई बॉडी चार्ज होगी, यानी जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, तो इसी को डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं और पोटेंशियल डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के रिस्पेक्ट में भी समझाया जाता है या बोला जाता है। अब हम आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पे, यानी एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है वो हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग, याद रखना, विदाउट एक्सेलरेशन, यानी आप वर्क कर रहे हो किसी चार्ज को मूव करने में, अगर एक्सेलरेट कर गया तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फिर आप वर्क नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि आप जो वर्क ले चल रहे हो, यानी किसी जब चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जा रहे हो तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलो। याद करो जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था वही को हम यहाँ पर डेफिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस करे हैं। दैट इज जो पोटेंशियल है, आप किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले लो, उसको आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आओ इन द विसिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक बड़े चार्ज का जो फील्ड है उसके फील्ड के अंदर आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से कहां तक ले आओ, उसके फील्ड के अंदर ले आओ। तो जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, और डिवाइड कर दो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जो आप चार्ज लाए हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वही हमारा पोटेंशियल बनेगा। यानी मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि वर्क डन ए बी, अभी हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में आया था Q0 by 4 pi epsilon naught 1 by RB minus 1 by RA।
अब ये जो आपको क्यू नॉट दिख रहा है, अगर मैं इस क्यू नॉट को डब्ल्यू ए से डिवाइड कर दूं, दैट इज डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट कर दूं, तो जो रिजल्ट आपका आएगा दैट इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। इसी रिजल्ट को हम पोटेंशियल कह सकते हैं, यानी पोटेंशियल कैन बी रिटन एज डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, बट ओनली कंडीशन इज कि आपको लाना कहां से है, आपको इन्फिनिटी से लाना है, यानी आर ए को आपको इन्फिनिटी कर देना है और आर बी को आप कोई एक फील्ड के अंदर पॉइंट, एक पोजीशन ले लेना है जिसको हम आर बोलेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू the ratio of unit positive charge, that is जो आप Q नॉट लेना है, इसे अगर आप 1 ले लोगे तो जो आपका रेशियो आएगा उसी को आप क्या कहोगे, पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल वो आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो पोटेंशियल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो लीनियरली वेरिएट करती है इनवर्स के फंक्शन में, क्योंकि अभी तक आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फोर्स वाज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ग्राफ बनाने को आएगा, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम आते हैं बच्चों इसके एसआई यूनिट पर। तो देखिए पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट या वर्क बाई क्यू नॉट यानी जूल पर कुलम, और जूल को आप न्यूटन मीटर कुलम -1 यानी जूल को न्यूटन मीटर कर दो तो ये सारे आपके एसआई यूनिट हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज्ड एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आप यहां से डेफिनेशन 1 वोल्ट का बना सकते हो, कई बार डिफाइन करने को आ जाता है। तो W इंफिनिटी टू B की वैल्यू अगर मैं 1 जूल कर दूं और जो चार्ज ले आया उसे मैं 1 कूलम कर लूं तो जो 1 वोल्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसे हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा कंटेंट है। मेरा टारगेट है इस मंथ में पूरे क्लास 12th को कवर करना। उसके बाद फिर मैं ब्लैक बोर्ड वाले वर्जन पे आऊंगा, वहां पे हम एक्सरसाइजेज और जी मेंस के जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोज। यानी कि किसी भी 2 पॉइंट, आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो बच्चों कि मान लीजिए मैंने एक बड़ा चार्ज लिया Q और इसके R1 डिस्टेंस पे एक फील्ड है और R2 डिस्टेंस पे हमारे पास मतलब यही जो फील्ड है इसी का वो एक्सटेंडेड है E2 तक। अब अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां ले आने में विदाउट एक्सेलरेशन जितना काम करूंगा वही वर्क हमारा क्या बोलेगा, डिफरेंस को बताएगा। यानी कि अब मान लीजिए हमने जो वर्क किया वो किया WAB। ठीक है, अगर मैं WAB को Q नॉट से डिवाइड कर दूं तो दिस विल गिव अस VB माइनस VA, यानी कि जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में वर्क डन इन AB बाई Q नॉट लिखते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर क्यों हम हमेशा पोटेंशियल को इन्फिनिटी से दिखाते हैं, यानी हमने याद होगा इससे पहले डेफिनेशन में बोला था चार्ज को कहां से कहां लाना है, इन्फिनिटी से R लाना है। वो इसलिए कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो आपको विद इन द फील्ड 2 पोजीशन लेना होता है, क्योंकि अब आप 2 पॉइंट का पोटेंशियल नापते
नापते हो। और जब आप इन्फिनिटी से लाते हो इसका मतलब आप एक्चुअल पोटेंशियल बस नाप रहे हो, जो कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाना हो, क्योंकि इन्फिनिटी पर किसी भी सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, काफी छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। अभी मैंने आपको बताया कि जितना आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना रिड्यूस होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के पास अगर आप पोटेंशियल नापते हो तो दैट विल बी पॉजिटिव, एंड अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नापते हो तो वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। यहां से बहुत 100% याद रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के क्यू बाई आर लिखोगे आप, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो पोटेंशियल होगा वो माइनस के क्यू बाई आर होगा। ठीक है, यानी यहां पर आपको प्लस एंड माइनस देखना पड़ेगा, ध्यान से उसे नोट करना पड़ेगा। जबकि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लस या माइनस को नहीं देखा था, वहां पे हर चीजें वेक्टर सम से हम कैलकुलेट करते थे। अगर हम सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल बोले, क्योंकि इससे पहले हमने एसआई यूनिट पढ़ लिया है पोटेंशियल का जो कि वोल्ट है, सीजीएस में स्टैट वोल्ट कहते हैं, और 1 स्टैट वोल्ट होता है 1 अर्ज बाई स्टैट कूलम। ठीक है, याद होगा जूल का सीजीएस यूनिट अर्ज होता है, और जो हमारा चार्ज है उसका सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है। तो 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 अर्ज बाई 1 स्टैट कूलम। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बच्चों एक्सप्रेशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी अगर मेरे पास कोई सिंगल पॉइंट चार्ज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैपिटल क्यू है, और इसके एक्स डिस्टेंस पे मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो या आर डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो, तो हम कैसे निकालें। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे वर्क वाला मेथड। सबसे पहले हमें कोई भी एक पोजीशन ले लेना है। मान लीजिए मैंने इस चार्ज से x डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रखा। ठीक, और इसमें मैंने बहुत छोटा सा dx ले लिया, बहुत छोटा सा इस x पे dx ले लिया। अब मेरा जो dw होगा दैट इज dw दैट विल बी इक्वल टू f डॉट dx, और f को आप क्या लिख सकते हो, q नॉट e डॉट dx। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ना लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। तो देखिए आपका जो मेन पॉइंट है वो ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, और एक्सेलरेशन नहीं करे इसके लिए जो ये फोर्स लगाएगा, देखो दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स लग रहा है सिस्टम का बाहर की तरफ, तो आपको इसी के अगेंस्ट अंदर की तरफ एक फोर्स लगाना होगा। इसीलिए हम जो फोर्स लेंगे वो माइनस क्यू नॉट ई लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करना है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू अगेंस्ट, याद रखना अगेंस्ट क्यू नॉट ई विल बी, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स dw विल बी इक्वल टू f डॉट dx, जिसे आप q नॉट e डॉट dx लिख सकते हैं, और बाद में दोनों के बीच का, क्योंकि अभी हमने बोला dx किधर है आपका, इधर, और जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स वो लग रहा है बाहर की तरफ। तो अगर मैं दोनों वेक्टर का एंगल देखूं तो 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री माइनस रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए जो हमारा dw लिया जाएगा वो माइनस क्यू नॉट ई dx लिया जाएगा, और e की वैल्यू x डिस्टेंस पे फील्ड विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे हमने q की e की वैल्यू एज इट इज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने इस चार्ज को लाया कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक। तो अब हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी टोटल वर्क निकालना है फ्रॉम a टू b, दैट इज इन्फिनिटी टू r। तो अब आपको ये जो इक्वेशन है इसको आपका इंटीग्रेट करोगे तो जो आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, x माइनस 2 dx हो जाएगा, और बाद में x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r। तो जब आप लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपका फाइनल वर्क डन बाई क्यू नॉट की वैल्यू आएगी वो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, एंड फर्दर q इन्फिनिटी b बाई क्यू नॉट को हम क्या लिखते हैं, v। याद रखना अगर आप इन्फिनिटी यूज कर रहे हो तो सिर्फ v
लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर ए बी यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर पोटेंशियल ना आके पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, देखिए जो आपका फील्ड था वो जब आप ग्रुप ऑफ चार्ज पे निकालते थे तो सुपर पोजिशन अप्लाई करते थे। सिमिलरली जब आप फोर्स अप्लाई निकालते थे नेट फोर्स तो भी सुपर पोजिशन अप्लाई करते थे। बट पोटेंशियल में सुपर पोजिशन फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर आप सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से नेट निकालो तो याद रखना आपको क्या करना है कि सबकी वजह से पोटेंशियल को ऐड ऑन करते चले जाना है। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल मान लो मुझसे किसी ने बोला कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्फिनिटी से Q1, यानी पहले तो आप सब चीज हटा देना है, स्क्रीन को बिल्कुल खाली कर देना है। इन्फिनिटी से Q1 लाओगे आप तो चूंकि बाकी दोनों चार्ज आपने हटा दिया है तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0। उसके बाद जब आप Q2 लाओगे तो Q2 को वर्क डन करना पड़ेगा। मान लो ये R डिस्टेंस पे हो सारा, तो Q2 पे एक वर्क डन करना पड़ेगा जो कि किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल के अगर हम टर्म में आ जाएं पोटेंशियल के तो 1KQ, ठीक है, बाई R। सिमिलरली अगर मैं थर्ड चार्ज लाता हूं, अब यहां देखो इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको एक तो वर्क डन सेकेंड की वजह से यानी W इन्फिनिटी से जब आप 3 मिलाओगे तो 2 की वजह से यहां पर आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा और एक वर्क डन आपको Q1 की वजह से भी करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको इसका 0, इसका तो खैर कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि बाकी चार्जेस नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपने Q2 लाया आपको एक वर्क डन और Q3 लाने के लिए 2 वर्क डन। इन सबका जब आप अलजेब्रिक सम करोगे तब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा और बाद में पोटेंशियल निकल के आएगा। तो याद रखना इसमें सबका अलग अलग पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, उन सबको जब आप ऐड करोगे तब आपका नेट पोटेंशियल निकल के आएगा सिस्टम का। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। यहां पर क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में तो नेट आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर कोई इफेक्ट हो जैसे फील्ड तो वहां पे हमें नेट निकालना पड़ता है। बट पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो अगर आप यहाँ पे कोई भी चार्ज लाते हो तो बाकियों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। सेकंड, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जो कि मैंने पहले ही बताया था। अगर हम इसे कंपेयर करें फोर्स से और फील्ड से तो वो दोनों क्वांटिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, बट पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर फोर्स इज वेक्टर। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी कंपैरिजन पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों सुपर पोजिशन फॉलो करते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड। लेकिन जो पोटेंशियल है ये सुपर पोजिशन थ्योरम फॉलो नहीं करता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, ऑल्दो V इज कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट बट इट एक्चुअली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R एंड इंफिनिटी। याद रखना कभी भी हम पोटेंशियल को डिफरेंस के टर्म में ही एक्सप्लेन करते हैं। वो अलग बात है कि अगर हम सिंपल V का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से यानी किसी ऐसे पॉइंट से जहां पर वर्क डन नहीं करना पड़ा उस पॉइंट तक लाए जहां पर वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए अब इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में बच्चों हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और वहां पर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल 2 पॉइंट किया था। यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसमें जो हम पहला निकालने जा रहे हैं वो है एक्सियल पॉइंट का। तो देखिए यहाँ पर हमें वेक्टर तो है नहीं तो यहाँ पे सीधा सीधा एड ऑन कर देना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक -q चार्ज और
एक प्लस क्यू चार्ज और दोनों के बीच का जो गैप है वो एल एंड एल ले लिया है सेंटर से, और एक हमने एक्सियल पॉइंट ले लिया, वहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रख दिया, और एक्सियल पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल निकालूं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाई एक्स माइनस एल, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर मैं निकालूं तो मैं लिखूंगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल। तो आपका जो वी नेट हो जाएगा वो एज इट इज क्या करना है, प्लस कर देना है। एक और चीज, चूंकि ये जो चार्ज है ये x प्लस एल के लिए जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है, तो हम माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल लिखेंगे, बाद में इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे v ड्यू टू पॉजिटिव हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स माइनस एल, क्योंकि ये डिस्टेंस x माइनस एल है। सिमिलरली अगर मैं AC के टर्म्स में बात करूं, यानी माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, तो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल। अब दोनों को आपको ऐड कर देना, एल्जेब्रिकली ऐड होगा, तो आप देख रहे हो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा 1/x माइनस एल माइनस 1/x प्लस एल, जिसे अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2l। और इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, अगर हम p के टर्म्स में लिखें तो p हमारा होता है q इंटू 2l, और आप देख रहे हो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 2l आया, और ऑलरेडी q हमारा था ही था, तो q इंटू 2l को हम p लिख सकते हैं, और इस तरीके से जो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट में थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालिए। अगर आपको पता होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में बहुत ज़्यादा टाइम देके डिफाइन किया था, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस अगर हमारे पास y है, ये डिस्टेंस l है, तो दिस विल बी रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पॉइंट पर नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो अगर मैं दोनों का सम करूं दैट इज v माइनस क्यू प्लस v पॉजिटिव क्यू, तो सीधा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और एक प्लस के क्यू बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो आप देख रहे हो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो काफी इजी था, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हेंस नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो। ठीक, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने देखा पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में हमें वर्क डन करना पड़ा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। अब एक बात बताओ, मान लो आपको दो पॉइंट के बीच में वर्क डन ना करना पड़ रहा हो, ठीक है, ऐसे केस में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। ठीक, तो इसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, यानी ऐसा सरफेस जिसमें आपको वर्क डन नहीं करना पड़े किसी सिस्टम में, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप किस में हो, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर हो। ठीक है, तो चलिए इसे डिफाइन कर देते हैं। सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, यानी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम तो भी आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस WAB एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसी का वाइसी वर्सा किसी के साथ आप अपना डेफिनेशन बना सकते हो। अब जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आप देखो तो ये जितने हमने सरफेस बना रखे हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि दोनों तीनों ही अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम वैल्यू है, तो आपका वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैंने
मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और उसके लेट सपोज मैंने ए से लेके बी तक में कोई वर्क डन करना चाहूं, तो आपको पता है जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा आर डिस्टेंस पे वही यहाँ पर भी होगा, तो ए बी पाथ के अलॉन्ग हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो हेंस दिस ए बी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसे अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो ये पूरा ही क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, और जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखना हम जो ये लेक्चर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। याद होगा स्टार्टिंग में हमने बोला कि इसी के बाद गॉस थ्योरम वाला पार्ट आएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बड़ा लेक्चर बन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि 40 या 45 मिनट से ज़्यादा बड़ा लेक्चर बने, क्योंकि स्टैंडर्ड जो पीरियड होता है वो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का ही होता है। ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक ऑफ द डे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे आप IIT जी मेंस दो, या आप CBSE 12th का एग्जाम दो, सब में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, वही जो डेफिनेशन था इक्विपोटेंशियल सरफेस का, कि कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है, यानी नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इसका रीजन क्या है, याद है हमने वर्क डन निकाला था इंटीग्रेशन E डॉट डीएल। ठीक, अब मान लो E इज नॉट इक्वल टू 0 एंड DL इज नॉट इक्वल टू 0, स्टिल वर्क इज 0। ये कब हो सकता है, ऑब्वियसली जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, 90 डिग्री पे। यहां से क्लियर पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मूवमेंट, यानी जो चार्ज को आप जिस लेंथ के अप्रॉक्स यानी जिस आर के अप्रॉक्स मूव कर रहे हो उससे परपेंडिकुलर मूव कराओगे, तो वो आपका वर्क नहीं होगा। और आपको अभी डेफिनेशन में बताया गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा पोटेंशियल होता है जिसमें दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने में कोई वर्क नहीं होता है। तो आप देख रहे हो क्लियर कट यहां से मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो भी आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें प्रॉपर्टी नंबर 3 की, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, आपने अभी देखा कि दो कंडीशन है, एक तो वर्क डन नहीं होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे केस में जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को भी डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और मैंने मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, आप देख रहे हो जितना मैं क्लोज जाऊंगा फील्ड बढ़ेगा और जितना मैं दूर जाऊंगा आप देख रहे हो फील्ड उतना घटेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, आप देखिए ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमें इंडिकेट करता है रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये -dV/dr के बराबर होता है, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट आपको बताया गया होगा, किसी भी चीज को अगर आप मीटर से यानी लेंथ से डिवाइड करते हो तो उस चीज को ग्रेडियंट बोलते हैं। सिंस यहाँ को dV/dr लिखा है इसीलिए इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और अगर मैं यहाँ से dr निकालूं तो -dV/E, और dV जो है ये कांस्टेंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो ऐसे केस में dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि E वहां पर ज्यादा होगा जहां dr छोटा होगा और E वहां पे स्मॉल होगा जहां dr बड़ा होगा। ठीक, क्लियर हो गया। आप कहने का मतलब ये देखो, अगर मैं A to B यहाँ लूँ तो आप देख रहे हो यहाँ का जो पाथ है, और A to B यहाँ लूँ, यहाँ का जो पाथ है, यहाँ वाले का पाथ यानी A'-B' का जो पाथ है वो AB से बड़ा है। और चूंकि A'-B' का पाथ AB से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू AB। ठीक है,
नेक्स्ट, दो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब वहां पे दो वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि किसी भी सिस्टम में, क्योंकि दो वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तभी तो आप दो वर्क डन कर रहे हो। और आपको पता है एक रीजन में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो नेट होता है, और उसी की वजह से जो पोटेंशियल होगा या वर्क जो आप करोगे उसी फील्ड के अंदर, वहीं से हम पोटेंशियल निकालते हैं। इसलिए दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। ठीक। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस V, जो कि स्केलर है, लेकिन जब मैं इसे dV बाई dl करता हूं तो याद होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा जो ये नेगेटिव साइन है, ये क्या शो करता है? तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। याद होगा हमने बताया भी था कि जो आपका dr है दैट विल बी माइनस dv बाई e के टर्म्स में चलेगा। ठीक है। चलिए, तो अब हमारा जो आज के लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद होगा अभी हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था वर्क डन बाई चार्ज। तो ये वर्क डन को अगर हम QV लिख दें तो इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू QV। ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? Q इंटू किसी भी, जैसे Q नॉट आप कर लो, क्योंकि हम जब भी जो मोशन करते हैं चार्ज को उसको नॉट से डिफाइन करते हैं। तो Q नॉट इंटू, मान लीजिए किसी बड़े की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1। देखिए, मान लीजिए हमने Q1 एक चार्ज ले लिया, Q2 एक चार्ज ले लिया, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, तो इनके बीच में जो हम वर्क डन करेंगे, यानी जो पाथ होगा वो हमारा R2 माइनस R1 का मॉड वैल्यू होगा। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, और ये जो R है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी था। अब अगर आपके पास एक से ज्यादा की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, तो मैंने आपको रूल बताया था। आपको क्या करना है? पहले तो सभी चार्जेस को हटा दीजिए। पहले एक चार्ज लाएंगे तो एक चार्ज की वजह से जो वर्क होगा इन्फिनिटी से, चूंकि बाकी चार्ज हटा दिए थे तो कोई वर्क डन नहीं। फिर जब आप दूसरा चार्ज लाएंगे तो वहां एक वर्क होगा, किसकी वजह से? पहले वाले चार्ज की वजह से। फिर जब आप तीसरा चार्ज लाओगे तो इस बार दो वर्क होगा, एक दूसरे वाले चार्ज की वजह से और एक पहले वाले चार्ज की वजह से। इसका मतलब जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा वर्क निकल के आएगा वो Q1 Q2 बाई R प्लस Q1 Q3 बाई R प्लस Q2 Q3 बाई R31, यानी कि तीनों का एक दूसरे की वजह से वर्क का टोटल समेशन हो जाएगा। चलिए इसे हम और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया Q Q Q प्लेस्ड एट R R R, और आपसे पूछा गया बताओ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। तो देखिए, मान लीजिए इसे मैंने A लिया, इसे मैंने B लिया, इसे मैंने C लिया। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? सबसे पहले मैं A वाले को लाऊंगा, A वाले को लाऊंगा तो बाकी कोई चार्ज नहीं रखना है। जब A वाले को लाऊंगा तो A वाले को लाऊंगा तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू A कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने A वाला रख दिया, अब मैं B वाले को इन्फिनिटी से ला रहा हूं, कितने दूरी पर? R दूरी पर। तो B वाले पर जब मैं आऊंगा तो वर्क डन अब मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा Q इंटू Q बाई R, और K हमारा है ही है, जो कांस्टेंट K है। सिमिलरली जब मैं थर्ड चार्ज लाऊंगा, थर्ड चार्ज, अब देखो B की वजह से भी वर्क डन करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू Q Q
KQQ/R, और एक आपको वह ए की वजह से भी वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ए भी ऑलरेडी चार्ज प्लेस है, तो आपको KQQ/R। तो अल्टीमेटली आप जब वर्क देखोगे तो पहले की वजह से 0, दूसरे की वजह से KQ²/R, और तीसरे की वजह से 2KQ²/R। तो आप देख रहे हो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 3KQ²/R के बराबर होगी। ठीक है, तो यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेस कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम अपने आज के लेक्चर को रोकते हैं। जो अगला इसी का जो बीच का पार्ट है, यानी जो 5 टॉपिक रह गए हैं, दैट इज एरिया वेक्टर, फ्लक्स और गॉस थ्योरम एप्लीकेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये चैनल के वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।